माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपकी टीचर सर मुनीर खान लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ अभी मौजूद हैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला। आज हमारा एजेंडा है कि 2 टॉपिक्स और हम लोग स्टडी करेंगे। वो टॉपिक्स क्या हैं बोर्ड पे लिखें, आप कंसंट्रेट करें, बोर्ड की तरफ देखें। पहला टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ पे हम सरसरी सा जिक्र करेंगे, और उसके बाद नंबर 2 इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इस पे हम लोग इसका जिक्र करेंगे। चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं। यकीन है मुझे कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3, 2, 1 पिछले लेक्चर देखे होंगे, स्पेशली लेक्चर नंबर 3 जिसमें हमने कूलम लॉ का जिक्र किया था। उसको जहन में रखते हुए हम लोग स्टडी करेंगे। कूलम लॉ क्या होता है आपको पता है कि 2 चार्जेस के दरमियान, 2 स्टैटिक चार्जेस जो कि रुके हुए चार्जेस हों, रिलेटिव रेस्ट में हो, पॉइंट चार्जेस हों या लोकलाइज हो, उनके दरमियान में फोर्स कैलकुलेट करने का एक तरीका है जो कि कूलम ने दिया। ठीक है, आज और हमें ये इस चीज का अंदाजा है कि कूलम फोर्स जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हम इसीलिए हम स्टडी करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। ओके, और आपको पता है कि जो चीज वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें एक डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट मौजूद होता है, और यहाँ पे डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। जहन में लाइन यूनिट वेक्टर IJK, उसको जहन में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे काम कराते हैं। मैं लेट करता हूं 2 चार्जेस, एक डायग्राम बनाता हूं 2D के अंदर। इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम के ऊपर हम फोर्सेस की इक्वेशन लिखेंगे और सिंपल सा रिलेशन बन जाएगा और हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए 2 चार्ज लेते हैं। तो हमारे पास 2 चार्जेस, लेट करें कि हमारा ये 2D सिस्टम यहाँ पे बना लेता हूं। ये हमारा 2D सिस्टम है। इसके अंदर अगर मैं इसको x एक्सिस ले लूं, और इसका आपको पता है कि इसमें यूनिट वेक्टर I यहाँ पे लाई करता है, जो कि x एक्सिस में कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर अगर है तो उसकी डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करती है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में ये x डैश ले ले, ये y डैश ले ले, और इस डायरेक्शन में j यूनिट वेक्टर भी हमारा लाई करता है। आप सब बच्चों को इसका पता है, मुझे यकीन है। तो चलिए 2 चार्जेस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में रख लाओ। एक चार्ज मेरे पास लेट करेंगे, ये चार्ज पड़ा हुआ है Q2 चार्ज है, और यहाँ पे मेरे पास Q1 चार्ज। दोनों लाइक चार्जेस है। ठीक है, दोनों के दोनों को हम लाइक चार्जेस कंसीडर करेंगे इस वक्त। ठीक है, अनलाइक चार्जेस भी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों को लेट करेंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज पड़े, और पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा एरो नोटेशन लगाते हैं वेक्टर को समझने के लिए। इनके दरमियान डिस्टेंस अगर हम r कंसीडर करें, r ले सकते हैं, d ले सकते हैं, x ले सकते हैं, डिस्टेंस जो भी आपको मुनासिब लगे। तो इस डायरेक्शन में रिपल्शन होगी Q2 की, और Q1 की रिपल्शन इस डायरेक्शन में होगी। हमें पता है कि ये रिपल्सिव फोर्सेज यहाँ पर क्रिएट होती है, जो कि हमने कूलम लॉ के अंदर स्टडी भी किया। ठीक, राइट। तो एक नोटेशन यूज करते हैं फोर्स के लिए कि एक आपको पता है कि Q2 चार्ज जो है इसको Q1 रिपेल कर रहा है। अगर जैसे ही मैं पुश करता हूं इस बोर्ड को अंदर की तरफ, तो दीवार को समझ लीजिए वो मुझे बाहर की तरफ पुश करती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ये पेयर ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है, एक्शन रिएक्शन। तो यहां पर न्यूटन थर्ड लॉ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। तो नोटेशन जो है वो है F12 विद एरो। इसका मतलब ये बनता है 1 2 का मतलब ये बनता है कि चार्ज नंबर 2 को चार्ज नंबर 1 रिपेल कर रहा है। अगर चार्ज नंबर 2 को चार्ज नंबर 1 रिपेल कर रहा है तो फिर चार्ज नंबर 1 को कौन रिपेल करेगा? चार्ज नंबर 2। डेफिनेटली एक्शन रिएक्शन व्हेन द 2 इक्वल ऑपोजिट चार्जेस अप्लाई ऑन द बॉडी, ओके, इक्वल एंड ऑपोजिट। सो यहाँ पर जो ऑपोजिट इस तरफ आ रही है फोर्स, उस फोर्स का नाम हमने रखा है 2-1। 2-1 मीन 2 सोर्स है जो कि 1 को रिपेल कर रहा है, और इसके साथ हमें डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगी। अगर कोई बॉडी x एक्सिस पे जाती है तो डायरेक्शन I यूज करते हैं, y पे जाती है J, लेकिन ये तो जनरल डायरेक्शन है। तो क्वाड्रेंट के अंदर इसके लिए हम एक पोजीशन वेक्टर R को लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर R हमारा बन गया R12, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। और सिमिलरली एक पोजीशन वेक्टर हमारा यहां भी होगा, इसका नाम रखेंगे R21, राइट। तो ये है सिंपल सा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन इक्वल विद ऑपोजिट डायरेक्शन। इसमें Q2 को Q1 उस डायरेक्शन में
भेज रहा है और उसी दौरान जो उसी वक्त सेम फोर्स के साथ Q1 को Q2 रिपेल कर रहा है। फोर्सेस शुड बी सेम बिटवीन टू ईच अदर, ठीक है। चार्ज दोनों छोटे हों बड़े हों लेकिन फोर्स सेम रहेगी। जैसे मैं कहता हूं कि ये मार्कर को जमीन डाउन की अपनी तरफ खींच रही है एक फोर्स के साथ, तो मार्कर भी उसी इंस्टेंट पे जमीन को भी ऊपर खींच रहे सेम फोर्स के साथ। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैथमेटिकल काम करते हैं और F12 F21 का आपस में रिलेशन बनाते हैं। पहले मैं लिखता हूं F12 की इक्वेशन। अगर हमारे पास थोड़ा सा बोर्ड यहां से मैं और ले लेता हूं ताकि आपके लिए विजिबिलिटी अच्छी रहे। तो अगर मैं यहाँ पे F12 फोर्स को ऐसे लिखूंगा वेक्टर नोटेशन के अंदर, इसके साथ इन दोनों के दरमियान अभी मैं मीडियम को वैक्यूम के तौर पे लेता हूं, ये एयर के तौर पे ले रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ी देर के बाद अगले टॉपिक में हम मीडियम पे आएंगे, तो फिर मैं कोई दूसरा मीडियम इंट्रोड्यूस करके आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसके अभी जो दरमियान में कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। और साथ में अब क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है और यहां में हमने वेक्टर नोटेशन लिख दी है, तो हर सूरत में हमें यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा ताकि वो उसको वेक्टर बना दे इस मैग्नीट्यूड को। तो ये सारी जो मैग्नीट्यूड है इसको डायरेक्शन देने के लिए हमें यहाँ पर R12 का ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने ना लिखा तो ये गलत साबित हो जाएगा क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म स्टडी कर रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगी हमें। सिमिलरली जो दूसरी फोर्स है F21 जो कि ये वाला चार्ज Q1 महसूस कर रहा है बिकॉज ऑफ Q2, तो इसको भी वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा और इसके लिए भी हमारे पास सारा कुछ सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर विद डायरेक्शन R21। अब आप कंसंट्रेट करें दोनों इक्वेशन के अंदर। दोनों इक्वेशन के अंदर मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है। 1-2 मैग्नीट्यूड जो उस डायरेक्शन फोर्स लग रही है वो भी इतनी है और 2-1 मैग्नीट्यूड भी सेम आ रही है। सिंपली इस पे फर्क किसका है? डायरेक्शन का। तो हम कह सकते हैं कि दोनों चार्जेस इक्वल फोर्स एक दूसरे पे लगाते रहेंगे, डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी। अगर अट्रैक्शन है फिर भी ऐसे होगा, अट्रैक्शन में ऐसे अपोजिट हो जाएगी और रिपल्शन में ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इस चीज पे गौर करें। अब इन दोनों के दरमियान इन दोनों फोर्सेस को क्या हम इक्वल कह सकते हैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें? अगर ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में होती है तो कोई मसला नहीं है कि ये तो दोनों इक्वल ही हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वहां पे नेगेटिव साइन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी वेक्टर नोटेशन लिख रहे हैं। तो फिर इन दोनों के दरमियान रिलेशन कुछ ऐसे लिखा जा सकता है F21 फोर्स इक्वल माइनस F12। तो अब हम इसको मैथ की दुनिया में या फिजिक्स की दुनिया में ऐसे कह सकते हैं कि F21 फोर्स इक्वल है F12 के, लेकिन ये माइनस साइन कह रहा है कि इसके रिवर्सल है, इन टोटल 180 के ऊपर बिल्कुल उल्टी जा रही है। अब देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो भी 180 का एंगल बन रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंटायर पैरेलल आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एंटायर पैरेलल डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसलिए नेगेटिव का निशान कह रहा है कि अगर मैं इनको सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लूं, मैग्नीट्यूड का मतलब है ऐसे अगर मैं इनको अगर लिखूं तो फिर माइनस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम इसका मतलब ये होता है कि दोनों की सिर्फ ये वाली चीज हम देख रहे हैं कि वो दोनों की दोनों कंसिडर कर रहे हैं। तो इसलिए मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, उसमें नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो नेगेटिव हमें वहां पर लिखना पड़ेगा। यही तो है हमारा टॉपिक, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम का। तो अभी मैं इसकी मैग्नीट्यूड वाले ये वाले अपने मॉड्यूलस के निशान खत्म कर देता हूं और दोबारा माइनस यहां पे डाल लेता हूं ताकि हम वेक्टर फॉर्म को आगे लेके जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा और मैथमेटिक करते हुए F21 की जगह पे मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा ये वाली चीज, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इस तरफ माइनस साइन विद ब्रैकेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। यहाँ पे सॉरी हमें एक डायरेक्शन भी साथ में लिखना पड़ेगी, R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। और ये अपने यूनिट वेक्टर इस तरीके से यहाँ पर भी Q1 Q2 R स्क्वायर, और इसके साथ हमें लिखना पड़ेगा जी क्योंकि ये 1-2 है, 1-2 के लिए R12। अब देखिए दोनों तरफ जो फैक्टर हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये और ये
दोनों सेम नोयत के, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कैंसलेशन अगर इक्वल के दोनों तरफ सेम मटेरियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट ऐसे कर दूं तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, R21 इक्वल माइनस R12। तो ये देखें यहां पर दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर भी इक्वल है। ये यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, दूसरा यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों के दरमियान रिलेशन आ चुकी है। इसका मतलब है कि न्यूटन थर्ड लॉ के मतलब हम कह सकते हैं कि कूलम फोर्स जब चार्जेस के ऊपर अप्लाई होती है तो उनमें जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो कुछ इस तरह होती है, यानी कि दोनों के दोनों चार्जेस एक दूसरे फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है, इक्वल मिकदार में लगा रहे होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे होती हैं। अगर अट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो ऐसे ऑपोजिट होते हैं, अगर रिपेल करते हैं तो इस तरीके से। तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आप देख सकते हैं कि उनके लास्ट में जो यूनिट वेक्टर डिराइव होकर आए हैं वो भी कुछ इस तरह से निकले हैं। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर आगे बढ़ते हैं और इफेक्ट ऑफ मीडियम पे थोड़ा सा जिक्र करता हूं और मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूं, ठीक है। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन अब सीनियर बच्चे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बुक पढ़ना सीखे और बुक के अंदर से डिटेल में पढ़े। ये तो हम आपको थोड़ा बूस्ट कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं ताकि आप थोड़े से ट्रिगर हो जाए, ठीक है। थैंक यू। तो चलिए इस बोर्ड को मैं साफ करके अपने सेकंड टॉपिक की तरफ आता हूं, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसमें तीन बातों का हमें समझ होना जरूरी होना चाहिए। नंबर वन, चार्ज की क्वांटिटीज। दो चार्ज की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी, हमें पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, नंबर वन। सेकंड बात, हमें यहां पर यह भी पता है कि उनके दरमियान डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो फिर फोर्स 1/r² यानी रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम पे बेस करती है, ठीक है। लेकिन एक और चीज इसमें है, वो मीडियम। मीडियम क्या होता है, जैसे कि अभी जमीन, ये मेरे पास अगर मार्कर है और ये नीचे जो है फर्श है या जमीन है, इनके दरमियान मीडियम एयर इस वक्त पाया जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं अपना हाथ रख लेता हूं तो मीडियम बीच में मेरा हाथ आ गया इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से मीडियम का बहुत अहम रोल है। अब तक हमने ये देखा है कि दो चार्जेस जब रखे जाते हैं उनके दरमियान मीडियम और वैक्यूम लिया है। वैक्यूम के अलावा कुछ लेंगे तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट करें पहले मैं एक फोर्स एफ ले रहा हूं और मीडियम ले रहा हूं दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम या एयर, फिर मैं एक और फोर्स कंसीडर करता हूं एफ डैश, फिर मैं मीडियम को चेंज करता हूं, ठीक है। अभी मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लूंगा फोर्स को, वेक्टर फॉर्म में लेने से हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है। आइए देखें बोर्ड की तरफ। तो इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी इस वक्त डिस्कशन हो रही है, ठीक है। अगर मेरे पास दो चार्जेस में लेता हूं, लेट करें कि Q1 चार्ज, इनके दरमियान में वैक्यूम में कंसीडर कर लेता हूं, वैक्यूम, या इनके दरमियान में एयर कंसीडर करता हूं। दोनों को लेट करें लाइक चार्जेस ले रही हैं, कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे लाइक अनलाइक ले उसमें कोई मसला नहीं है। तो इनके दरमियान डिस्टेंस हम ले लेते हैं r, और इन पे अभी रिपल्सिव फोर्सेस अगर मौजूद है इस तरीके से, ठीक है। इनके दरमियान जो फोर्स पाई जाती है उसको अब मैं F से शो करता हूं, कोई F1-2 नोटेशन अभी भी यूज नहीं कर रहा, वो वेक्टर फॉर्म में हमने समझिए, ठीक है। तो फिर अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो इनके दरमियान अगर मीडियम F पाया जाता है तो फिर इक्वेशन में लिखता हूं, कैसे बनेगी इसको देखें। फोर्स की इक्वेशन F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं एप्सिलॉन नॉट, बेसिकली इसके लिए ये जो नीचे लिखा है एप्सिलॉन ग्रीक लेटर है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट, इसको नॉट बोल सकते हैं, ओ बोल सकते हैं। बेसिकली ये जो सिंबल है यहां पर, इसको हम क्या नाम देंगे ये मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा इक्वेशन में लिख लूं, ठीक है। मल्टीप्लाई Q1 इंटू Q2/r², ताकि ये मैग्नीट्यूड कंसीडर कर ले। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखी है दो चार्जेस के दरमियान फोर्स के लिए जब उनके दरमियान मीडियम वैक्यूम या एयर आप कंसीडर करें। इसमें ये जो चीज है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम K से भी रिप्रेजेंट करते होते हैं इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसमें बाकी ये जो चीज है जिसको मैं एप्सिलॉन नॉट बोलता हूं, ये मीडियम का कांस्टेंट है। ये एप्सिलॉन नॉट
मीडियम के लिए कांस्टेंट है, उस वक्त एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं जब मीडियम वैक्यूम हो बीच में, ठीक है, उस वक्त यूज करते हैं। तो इसकी अपनी एक वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है। ये क्या इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैल्यू एप्सिलॉन की वैल्यू ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू बनती है। जबकि इस पूरी के की वैल्यू यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे अगर ये डालें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10⁻9। अब इसका यूनिट क्या होगा याद करना थोड़ा मुश्किल है, मैंने तो तरकीब इसकी बना रखी है, आपको भी समझा देती है, कोई नहीं। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूं कि ये चीज यहां पर पड़ी है, बाकी चीजें मैं वहां ट्रांसफर करके इसका यूनिट दिमाग में सोच रहा हूं कि अगर मैं आर स्क्वायर को यहां ले जाऊं तो एफ से मल्टीप्लाई होगा, यानी इसका यूनिट मैं लिखूंगा न्यूटन, ये न्यूटन, आर स्क्वायर यहां पे आएगा तो इसके साथ एक स्पेस दे के हम लिख देंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये दो Q1 Q2 यहां से जब उठ के आएंगे तो फोर्स के नीचे आएंगे, इसलिए हम 2 दफा कूलम होता है कूलम स्क्वायर लिखते हैं। अगर कूलम स्क्वायर को ऊपर लेके जाए कूलम पावर -2 लिखना पड़ेगी, ठीक है, राइट। ये इसका यूनिट है। तो ये जो के की वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, आप कह सकते हो कि एक ऐसी वैल्यू मैक्सिमम है, और ये के की वैल्यू उस वक्त मौजूद पाई जाती है जिस वक्त दो चार्ज के दरमियान मीडियम जो है हमारे पास वैक्यूम हो, मीडियम ना हो यानी कि मीडियम के बगैर हो, वैक्यूम, उस वक्त हम इसको यूज कर सकते हैं, या एयर के लिए हम नॉर्मली कहते हैं। लेकिन अगर हम दो चार्ज के दरमियान मीडियम रखें कोई, यानी कि माइका रख लें, बीच में प्लास्टिक रख लें, वाटर रख लें, डायमंड रख लें, आयरन रख लें, वुड रख लें, तो फिर क्या होगा, लेट करें। तो अगर मैं दोबारा एक इक्वेशन बनाता हूं जिसमें मैं फिर रिलेशन डेवलप करना चाहता हूं दोनों फोर्सेस के दरमियान, क्या रिलेशन बनेगी, रिलेशन यानी फोर्स बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, मीडियम से क्या इफेक्ट होगा, यकीनन मीडियम से फोर्स डिक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि बीच में एक और चीज आ जाएगी फोर्स को डिक्रीज करेगी। तो देखिए अगर हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान कोई मटेरियल मीडियम पाया जाता है, मटेरियल मीडियम पाया जाता है, मटेरियल मीडियम, अगर मटेरियल मीडियम पाया जाता है, लेट करें ये दो चार्जेस Q1 और इनके दरमियान में उसी तरीके से डिस्टेंस भी हम लेते हैं Q2, और दोनों लाइक चार्जेस अगर लेते हैं देन इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करेगी। अभी हमने दोनों के दरमियान ना तो चार्जेस की मैग्नीट्यूड को चेंज किया, ना डिस्टेंस को चेंज किया, सिर्फ मीडियम को चेंज किया, ओके। और मीडियम के चेंज करने से क्या होता है, अगर आपको इस चीज का अंदाजा है कि मीडियम अगर दो चार्ज के दरमियान आ जाए तो मीडियम के अंदर भी इंडक्शन होती है, पोलराइजेशन होती है, जिसकी वजह से फोर्स पे फर्क पड़ता है, ठीक है। वो थोड़ा डायग्राम से मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अब जो फोर्स इन दोनों के दरमियान बनी है उसको हम एफ डैश फोर्स मानेंगे, लेट करें, ठीक है। अगर एफ डैश बनी है तो इसकी इक्वेशन में लिखता हूं एफ डैश फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एक न्यू इसमें हमारे पास कांस्टेंट आ गया है, पहले वहां ऊपर था एप्सिलॉन नॉट, अब एक आ चुका है कांस्टेंट डिनोमिनेटर में, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। जैसे इस कांस्टेंट का नाम, सॉरी मैंने अगर आपको बताया यहां पे देख ले, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं इसे। और जो नया कांस्टेंट आ गया है इसको अगर मैं एप्सिलॉन यहां आपको शो कर दूं तो इसे कहते हैं परमिटिविटी, और परमिटिविटी मीन परमिशन से ले ले कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस के लिए परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलूंगा परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था। तो यहां पे मैं अगर इसको साइड पे लिख लेता हूं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। तो ये चीज आ गई और बीच में हमारे पास बाकी सारा कुछ मटेरियल वही है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ठीक है, बाकी सब कुछ सेम आ रहा है। इस इक्वेशन को देख ले, सिंपली फर्क इसका बनता है। तो आगे मैं थोड़ा सा आपको और लेके जाता हूं कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दीज टू परमिटिविटीज। This is the permittivity exists when the
when there is a vacuum between the charges, and this new permittivity is going to be occurred here. We can view this permittivity in the presence of some medium. So there is some relation between them, and in mathematics हम उसको कहते हैं रेशो इन दोनों के दरमियान. अब कौन सी बड़ी होगी परमिटिविटी? ये वाली बड़ी होगी. इसको ऊपर रखेंगे, उसको नीचे रखेंगे, आउटपुट बाय इनपुट की इक्वेशन बनेगी. अब रिलेशन बनाते हैं दोनों के दरमियान. तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन यहां भी लिखी हुई है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट. इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन आर को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव टू दिस वन. आपको पता है कि रेशो से जो जवाब आएगा, ऊपर हमारे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, नीचे हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है. इन दोनों को रेशो लेंगे तो हमारे पास जवाब जो आएगा, ठीक है, ये 1 से बड़ा जवाब आएगा. अगर हाँ मैं मीडियम को एयर लेता हूं तो तकरीबन 1 के बराबर आ जाएगा. ठीक है, अगर इस रेशो को मैं लेता हूं अगर वैक्यूम के लिए, फिर तो 1 आएगा, दोनों बराबर होंगे. लेकिन अगर मैं बीच में वाटर रख लेता हूं, वाटर के लिए 78 सम जवाब आता है. तो ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा. तो उस लिहाज से जवाब हमारा ग्रेटर देन 1 आएगा, अदर देन एयर. ठीक है, एयर के लिए भी 1.00 समथिंग आता है, तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा. तो ये है रिलेटिव परमिटिविटी, जो बताती है कि हाउ मच दिस इज बिगर देन दिस. जैसे कि हमारे पास इसकी वैल्यू जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.05 इंटू 10⁻12, ये वाली इसके डबल भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है. अगर ये वाली ऊपर वाली वैल्यू जो मीडियम बीच में एयर के अपना वैक्यूम के अलावा कुछ है, अगर डबल होगी तो जवाब हमारे पास 2 आ जाएगा. अगर जवाब हमारे पास यहाँ से 2 निकलता है तो इसकी मीनिंग ये बनती है कि दिस नंबर इज 2 टाइम, इसके अंदर ये वाली चीज 2 दफा मौजूद है, पाई जाती है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, इस पे कॉन्सेंट्रेट करें. तो एप्सिलॉन आर को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हैं. जैसे एक का नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दूसरे का नाम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम. ये परमिटिविटी मीडियम और जो रिलेटिव आती है रिलेट करती है कि व्हाट इज द परमिटिविटी of the medium with respect to permittivity of the vacuum. So this relation is something like permittivity, relative permittivity. तो इसको आप लिख सकते हैं relative permittivity. ओके, राइट. तो इसलिए अगर इसकी अब मैं अगर थोड़ा इसको मैनिपुलेट कर दूं इक्वेशन को, एप्सिलॉन आर को यहां ले आऊं, तो फिर मेरे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है वो आ जाएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट. राइट, आपको ये बात समझ आ गई. तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है. अब मैं इसकी जगह पे इसको साफ करके दोबारा बोर्ड के आप नोट कर ले. मैं इंट्रोड्यूस करूंगा एप्सिलॉन की जगह पे इस चीज को इंट्रोड्यूस करके दोबारा आपको शो करना चाहता हूं. ठीक है, बल्कि मैं यहां थोड़ा सा काम कर लेता हूं. ज़हन में चीजों को रखें कि मैं आपको अभी क्या पढ़ा रहा हूं. ठीक है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम, effect of medium on the forces, electrostatic forces between the two charges. तो F dash हमारे पास बन जाएगा, F dash को मैं ऐसे लिखूंगा, this is equal to 1/4 pi. अब एप्सिलॉन जो मेरे पास परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, उसकी जगह पे आप मैं ये पुट करता हूं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. ये 2 प्रोडक्ट आएगा, बाकी सारी चीजें Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर सेम. अगर ये मेरी बन जाती है इक्वेशन नंबर, लेट करेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई. तो मैं बेसिकली आप आगे चलकर थोड़ा सा रिलेट करना चाहता हूं कि ईदर दिस फोर्स, द फोर्स विच इज प्रेजेंट when the medium between the two charges, the vacuum, and the force when the medium between two charges other than the vacuum is what is the relation between these two forces. Definitely this force is lesser than that. Now I want to show it. Okay, तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा और इसके अंदर से मैं इसको निकाल के इसको यहाँ पे डाल दूंगा. ठीक है, देख लें इसको कैसे मैं करता हूं. सारी चीजें इस इक्वेशन में सेम एक्सेप्ट इसके. तो एप्सिलॉन आर को थोड़ा सा साइड पे करके बाकी सारी चीजों को मैं यहां लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. अब आपको यकीनन समझ आ गया कि ये जो चीज यहां मौजूद है, इसलिए इस एफ को यहां पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे. सो 1/एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई एफ.
because of EQU1. Equation 1 is telling. So it is very clear. ये आपके सामने क्लियर है कि दैट कि एफ डैश जो है, जो फोर्स मीडियम की वजह से पाई गई है, वो उस फोर्स को एक नंबर एप्सिलॉन आर से डिवाइड करने से बनी है, और एप्सिलॉन आर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, और डिनोमिनेटर में जब ग्रेटर देन 1 आ जाते हैं तो ये रिजल्ट डिक्रीज होता है। तो इसीलिए हमारे पास जो एफ डैश बनती है विच इज लेस देन एफ। तो इससे आपको बात समझ आ गई कि जब कभी भी वैक्यूम के अलावा दो चार्जेस जो कि सेम चार्जेस थे, सेम डिस्टेंस पे, जहां भी सेम डिस्टेंस पे सेम चार्जेस हैं, और उनके दरमियान मीडियम को चेंज कर दें तो फोर्स डिक्रीज होगी। अब क्यों डिक्रीज होती है 2-3 मिनट में इस पे लेता हूं, फिर लेक्चर को हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो उसके पीछे मैं ये बोर्ड साफ कर लेता हूं कि थोड़ा सा वजह भी देख लेते हैं कि मीडियम करता क्या है इसको। अगर दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम पाया जाए, अगर यहां पे मेरे पास एक चार्ज Q1 पाया जाता है और दूसरा चार्ज Q2 पाया जाता है, और इनके दरमियान R और फोर्स F पाई जाती है, और ये दरमियान में वैक्यूम पाया गया, वैक्यूम। लेकिन अगर हम कोई और मीडियम रख ले, अगर चार्जेस मेरे पास दो चार्जेस मौजूद है, इनके दरमियान में अगर कोई मीडियम, लेट्स सपोज करें मैं ऐसे लेता हूं, ये मेरे पास कोई मीडियम है जो मैंने दोनों चार्जेस में भी वाटर ले लें, माइका ले लें, या कोई और मीडियम ले लें जो इनके दरमियान मौजूद है। ये चार्ज आ गया Q1, ये चार्ज आ गया Q2, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स मौजूद है। तो इन चार्ज की वजह से ये जो चार्ज मौजूद है सेंटर वाला मीडियम, डेफिनेटली उसमें इंडक्शन हो जाएगी और उसमें पोलराइजेशन हो जाएगी, राइट। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। आप उस इंडक्शन की वजह से, अगर मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं, अगर मैं इनको नेगेटिवली ऐसे बताऊं तो आपको जरा समझाने में आसानी होगी कि ये फोर्स, इन दोनों चार्जेस की इस वक्त फोर्स जो है ना अंदर की तरफ है, यानी ये अट्रैक्टिव फोर्स है। मीडियम को थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूं ताकि आपको डायग्राम समझ आ जाए। ये फोर्स बेसिकली, ये जो चार्ज की फोर्स है, अगर मैं इसको बोलता हूं एफ चार्ज Q1 Q2 के दरमियान फोर्स को मैं इस तरह शो करूं, लेकिन बीच में जो मीडियम बन गया वो भी अपने फोर्स क्रिएट करेगा जो दोनों चार्ज की फोर्स को डिमिनिश करेगा, और ये हो जाएगा फिर यहां पे पोलराइज हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहां से अगर ये वाली जो फोर्स है इस डायरेक्शन में है, तो यहां से एक और फोर्स इस डायरेक्शन में पैदा हो जाएगी, वो आपको फोर्स ऑफ मीडियम बोल रहे हैं। तो मीडियम की पोलराइजेशन होने से एक रीजन बनता है कि उसके दरमियान फोर्स डिक्रीज होगी, ठीक है। इसलिए अब जो नेट फोर्स बनेगी, अगर मैं एफ नेट देख लूं तो एफ Q1 Q2 के बजाय आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस एफ मीडियम फोर्स। अब एफ मीडियम फोर्स आ गया, ठीक है। इसीलिए यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी उसके दरमियान जब वैक्यूम था तो वैक्यूम के अंदर ये पोलराइजेशन वगैरह नहीं थी, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम नहीं था। तो ये एक रीजन है जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि जिसकी वजह से फोर्स डिमिनिश हो जाती है दो मीडियम के दरमियान। होप्सो आपको ये पॉइंट मेरे समझ आए होंगे। आज के लेक्चर में हमारा मकसद था कि मैं थोड़ा सा आपको वेक्टर फॉर्म का बताऊं, जिसमें रियलाइजेशन कराना चाहता था कि उसमें न्यूटन थर्ड लॉ भी अप्लाई होता है, यूनिट वेक्टर का भी जिक्र कर दिया हम लोगों ने, और आखिर में हमने एरो का जिक्र कर दिया, माइनस का जिक्र कर दिया, और उसके बाद मैंने इफेक्ट ऑफ मीडियम आपको शो किया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर की रेडी रहे। अगला लेक्चर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मुताल्लिक होगा, उसके बाद हम फ्लक्स पे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।